गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भी सभी। भारत का अपवाह तंत्र चल रहा था। अपवाह तंत्र में हमने कौन सी नदियां पढ़ी थी। पहले तो हम बात करेंगे कि अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो आ रही है हिमालय की नदियां, फिर आएगी प्रायद्वीप भारत की नदियां। हिमालय की जो नदियां थी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनको भी हमने बहुत अच्छे डिटेल से देख लिया है। फिर आती है प्रायद्वीप भारत की नदियां, और प्रायद्वीप भारत की नदियों में दो प्रकार की नदियां आएंगी। एक आएगी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और फिर आती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आज हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जो हिमालय की जो तीन नदियां थी, सिंधु थी, उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां भी क्या है भाई, ये अरब सागर में गिरती है। दोनों की दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इनका उद्गम कहां से होता है? हिमालय से होता है। जो अब हमारे पास में प्रायद्वीप भारत की नदियां होंगी, उनका उद्गम प्रायद्वीप से ही होगा। प्रायद्वीप यानी कि भूमि का एक ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि इसी एरिया में नदी का उद्गम होगा, और ये नदियां कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से चली जाएंगी। यहाँ पे लूणी आती है, साबरमती आती है, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, ये 4-5 नदियां जो अरब सागर में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में यहाँ से सबसे पहले आती है म्यूराक्षी, ये सहायक नदी बनेगी हुगली की। फिर आएगी दामोदर, उसके बाद में सवर्ण रेखा, बैतराणी, ब्राह्मणी, फिर यही पश्चिमी घाट से स्टार्ट होंगी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एक दो छोटी मोटी नदियां और मिलेंगी। ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अब हमारे पास सबसे पहले ये देखने को मिलेगा कि जो दो हिस्सों में बढ़ती हैं, ये एक रेखा आती है। अभी यहां से सतलुज नदी है, और सतलुज नदी के बाद में गंगा नदी का उद्गम हो रहा है, और ये गंगा नदी किस तरफ फ्लो कर रही है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। और ये यहाँ पर लूणी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, और इधर से पश्चिमी घाट से इधर से आने वाली छोटी छोटी नदियां थी। और इस रेखा से जो इधर की ओर है, यानी कि पश्चिम की ओर है, ये पूर्व की ओर है, ये सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ये इस प्रकार से यह एक रेखा जल विभाजक का कार्य करती है। भाई ये समझने के लिए इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना ही हमें पता होना चाहिए भी इस समझने के लिए कि ये रेखा क्या कर रही है, जल विभाजक का कार्य है। एक तो अरब सागर में आने वाली नदियों को अलग कर रही है, और सेकंड बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अलग कर रही है। अब जो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, सबसे पहले दामोदर है, दामोदर के बाद में महानदी है, तेल है, फिर गोदावरी है। ये तो छोटा सिर्फ प्रीव्यू दिखाया गया है अभी, लेकिन और आगे चलेंगे तो इसकी सहायक नदियां भी देखी जाएगी। ये आएगी भी आज हमारे पास क्लास में रहेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले होगी दामोदर, दामोदर के बाद में सवर्ण रेखा, बैतराणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, देगई और ताम्रपर्णी। ये नदियां हैं। ये मैप बनाइए भी आप, चलो मैप बना देंगे, कोई बात नहीं, साथ के साथ ही बनाएंगे। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये नदियां और आगे चलेंगे। सबसे पहले ये मैप बनाइए भी। ये नदी आ रही है हुगली। हुगली क्या है? एक वितरिका है, और ये वितरिका कहां से आती है? फरक्का के पास दो जलधाराओं में विभक्त होती है गंगा नदी, एक भागीरथी और एक हुगली। यहां से नदी चलेगी दामोदर, दामोदर के ऊपर है मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी। फिर आगे और चलेंगे, इसी मैप को देखते चलेंगे, तो यहां से हमारे पास बैतराणी, ब्राह्मणी और महानदी।
सौरण रेखा। बैतराणी। फिर आएगी ब्राह्मणी। हाँ जी, क्या हो गया? दोबारा? क्या समझ में नहीं आ रहा? इसी में है ना, आप नोट करते रहना, साथ ही साथ इसको देख के बना लेना भाई। इधर बना देंगे, यहां से समझ में आ जाएगा आपको जल्दी जल्दी। अब ठीक रहेगा इसमें। यह है हुगली नदी। हुगली की सहायक नदी आएगी एक मयूराक्षी। मयूराक्षी के नीचे आएगी दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम कहां पे होता है? दामोदर। दामोदर के नीचे सौरण रेखा। फिर आएगी वैतराणी। नेक्स्ट में आएगी ब्राह्मणी। फिर आएगी महानदी। महानदी के बाद पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से 3 नदियां निकलती हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में जो 3 पहाड़ियां थी, कौन सी पहाड़ियां थी? उत्तरी सह्याद्री में 3 पहाड़ियां थी। फर्स्ट का नाम था कलसुबाई, फिर त्रियंबक आई थी, फिर महाबलेश्वरम की पहाड़ी आई थी। पढ़ा नहीं है अभी कल घर जाके? प्रायद्वीप भारत, पश्चिमी घाट, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। कलसुबाई। कलसुबाई के बाद में त्रियंबक पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी के नीचे महाबलेश्वरम से एक नदी और निकलेगी जिसका नाम है कृष्णा। और मध्य सह्याद्री में पहाड़ी आती है बरमगिरी। और बरमगिरी से नदी आएगी कावेरी। ये तमिलनाडु में आगे चलेगी और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसके मध्य में ये छोटी मोटी नदियां हैं, पेनार। फिर आएगी वैगई। और सबसे एंड में आएगी ताम्रपर्णी। ये सहायक ये नदियां और इनकी सहायक नदियां और भी आएगी आगे। कौन सी? कावेरी। ये रही कावेरी। इनको बनाइए भी आप लोग जल्दी जल्दी। ये बना लिया भी सभी ने?
सबसे पहले नदी आएगी म्यूराक्षी, और ये म्यूराक्षी निकलती कहां से है? झारखंड से चलेगी, और झारखंड से चलने के बाद में वेस्ट बंगाल में जाएगी, और वेस्ट बंगाल में हुगली की सहायक नदी बन जाती है। और इस पे क्या है? एक बांध बना हुआ है, एक परियोजना बनी हुई है म्यूराक्षी परियोजना, और वो कहां पे है? झारखंड में। और इसे क्या बोला जाता है? भारत का कनाडा बांध बोला जाता है इसे। और ये प्रश्न पूछा गया है, कहां से आई है, कहां पर मिलती है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन म्यूराक्षी नदी, और म्यूराक्षी नदी पे एक परियोजना बनी हुई है म्यूराक्षी परियोजना, और इसे भारत का कनाडा बांध भी कहा जाता है। म्यूराक्षी नदी, और इस पर परियोजना बनी हुई है, परियोजना म्यूराक्षी परियोजना। ये कहां पे है? झारखंड में। इसे भारत का कनाडा बांध कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है भाई। एक प्रश्न ये पूछा गया, म्यूराक्षी परियोजना कहां पे है, कौन से राज्य में है? झारखंड में है, और इसे क्या कहा जाता है? भारत का कनाडा बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट में नदी कौन सी आएगी? दामोदर नदी। दामोदर नदी, जब हमने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था उस समय भी इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया था कि दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। कौन से दो भागों में बांटेगी? हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। दामोदर नदी उद्गम छोटा नागपुर का पठार, और भरंस घाटी से बहते हुए हुगली की सहायक नदी बन जाती है या हुगली में मिल जाती है। और भरंस घाटी से बहते हुए हुगली में मिल जाती है। भरंस घाटी दो नदियां और भी आएगी। कौन सी आई थी? नर्मदा और ताप्ती। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो भरंस घाटी से बहती हैं? कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तीन नदियों को आप ध्यान में रखना। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा भी कौन सी नदी भरंस घाटी से नहीं बहती है? तीन आपको ये मिलेंगी, एक दामोदर, नर्मदा और ताप्ती, चौथी कोई भी दे सकता है। ये तीनों नदियां भरंस घाटी से बह रही है, और भरंस घाटी से बहेगी तो क्या करती है? ये अपने साथ में भी इसके साथ अवसाद का अभाव पाया जाता है, जिससे ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी या जवारनद मुख का निर्माण करती है। फिर दामोदर नदी से संबंधित है, इसे वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। इसे वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसी नदी से एक नहर निकाली गई है, प्रसिद्ध नहर एडन नहर, इसी नदी से निकाली गई है भाई। प्रसिद्ध नहर एडन नहर या प्रसिद्ध एडन नहर इसी नदी से निकाली गई है। प्रसिद्ध एडन नहर इसी नदी से निकाली गई है। ये दो तीन प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं अभी।
फिर एक परियोजना आती है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना इसी नदी पर है। इसकी क्या विशेषता रहेगी कि ये आजाद भारत की पहली परियोजना थी 1948। आजाद भारत की पहली परियोजना। और आजाद भारत में जितनी भी परियोजना चली है इसके बाद ही चली है। और इस परियोजना की एक कॉपी की गई थी भाई, कॉपी। और ये कॉपी कहां से की गई थी, यानी कि कहीं ना कहीं विदेशी कोई परियोजना थी, अमेरिका में एक टेनेसी परियोजना थी, और उसी परियोजना को आधार मानकर इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था, यानी कि निर्माण किया गया था। इसका निर्माण अमेरिका की टेनेसी परियोजना के आधार पर की गई है। टेनेसी परियोजना के आधार पर किया गया है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है भी, ये दामोदर घाटी परियोजना है, कौन सी परियोजना की कॉपी की गई है, यानी कि किस परियोजना को आधार मानकर इसका निर्माण किया गया है। टेनेसी परियोजना ये कहां पर है, अमेरिका में है, कोई ना कोई नदी पर होगी, और उन्हीं को आधार माना गया। सेम टू सेम उसकी डिक्टो कॉपी अपने भारत में देखने को मिलती है, दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना। यह दामोदर नदी से संबंधित जानकारी है भी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। कर लिया नोट्स भी ने। दो नदियां हैं, म्यूराक्षी नदी और दामोदर नदी, दोनों की दोनों हुगली की सहायक नदी हैं। म्यूराक्षी नदी पर एक म्यूराक्षी परियोजना बनी हुई है, या म्यूराक्षी बांध भी कह सकते हैं। बांध और परियोजना में फर्क आपको पता है भी क्या क्या होते हैं। और म्यूराक्षी परियोजना को क्या बोला जाता है, भारत का कनाडा बांध बोला जाता है। दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, छोटा नागपुर के पठार से होता है, भंस घाटी से बहते हुए हुगली में मिल जाती है, यानी कि हुगली की सहायक नदी, इसे वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। और इस पर एक परियोजना बनी हुई है, दामोदर घाटी परियोजना, आजाद भारत की पहली परियोजना, और अमेरिका की टेनेसी परियोजना के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। और एक नहर भी है, प्रसिद्ध एडन नहर, इसी नदी से निकाली गई है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है अभी, एडन नहर। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो कौन सी नदी आएगी, आगे चलेंगे तो कौन सी नदी आएगी, सवर्ण रेखा। सवर्ण रेखा नदी का भी जिक्र छोटे नागपुर के पठार में देखने को मिला था भाई, सवर्ण रेखा नदी। इसका उद्गम कहां से होगा, रांची के पठार से होगा, यानी कि रांची नामक जगह से ही होगा। और ये आगे चलकर कहां पर चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है भी। उद्गम रांची के पठार से होता है, और बंगाल की खाड़ी। जब ये नदी छोटे नागपुर के पठार में देखा कि छोटा नागपुर का पठार को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहे जाने के पीछे मकसद क्या था कि रूर एक जगह है जो कि जर्मनी में है, रूर और राइन नदी के मध्य में, वहां पर विश्व के सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार भारत में सर्वाधिक खनिज कहां पर पाए जाते हैं, ये छोटे नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। और जहां पर खनिज सबसे ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा खनिज होने के कारण वहीं पर उद्योगों की इकाई यानी कि उद्योग धंधे सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र में लगे होंगे। और भारत में सबसे ज्यादा उद्योग कहां पर है, जो खनिज पाए गए हैं वहीं पर है। तो जहां से जो खनिज के उद्योग धंधे लगे हुए हैं, उनके अपशिष्ट
जो पदार्थ निकलते हैं वो सभी के सभी इसी नदी में जाते हैं, सवर्ण रेखा नदी में। और सवर्ण रेखा नदी में जाने के कारण क्या होगा भी, इसका जल बहुत ज्यादा दूषित है। बहुत ज्यादा दूषित होने के कारण इसमें जलीय जीवों का अभाव पाया जाता है, और जलीय जीवों का अभाव पाया जाएगा तो इस नदी को क्या कहा जाता है, भारत की जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल का मतलब क्या, एक मरुस्थल शब्द आता है, मरुस्थल का मतलब क्या होता है, मरुस्थल क्या शब्द क्या होता है इसका, जहां पर ऐसा क्षेत्र जहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाए उसे कह रहे हैं। यानी कि जल भी हो सकता है लेकिन वनस्पति ना हो तो उसे मरुस्थल कहते हैं। और उसी के साथ में अगर हम एक वर्ड और लगा दें कि जैविक मरुस्थल, तो जैविक का मतलब क्या होता है, जैविक यानी कि कोई जीवित वस्तुएं, यानी जीवित वस्तुएं कोई जलीय जीव हो चाहे प्राणी हो कुछ भी हो, लेकिन जल में क्या है भाई, कोई ना कोई जलीय जीव ही रहेगा, और इसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते, तो इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न बहुत बार पूछा गया भी, जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो सवर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाएगा भाई। इसके किनारे शहर आएगा एक झारखंड का जमशेदपुर। किनारे शहर जमशेदपुर। इस नदी में औद्योगिक इकाइयों द्वारा काफी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाता है। छोड़ा जाता है जिससे जलीय जीवों का या जलीय जीव लुप्त हो गए हैं, जलीय जीवों का अभाव पाया जाता है। इसलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इस नदी के किनारे दो शहर आएंगे, एक तो रांची आएगा क्योंकि रांची के पठार से इसका उद्गम हो रहा है तो इसके किनारे पर ही होगा। नेक्स्ट में जमशेदपुर आएगा। औद्योगिक इकाई से अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ छोड़े जाने के कारण जलीय जीवों का अभाव पाया जाता है, इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है या जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। एक इसकी सहायक नदी आएगी भी, सहायक नदी बहुत बार पूछी गई है, खरकई नदी। सहायक नदी खरकई नदी। क्लियर और सभी ने। नेक्स्ट में आएगी बैतरानी नदी। सीधा सिंपल प्रश्न पूछा जाता है भी कौन सी नदी इसमें से बंगाल की खाड़ी में गिरती है या नहीं गिरती है, उसी आधार पर इसका एक प्रश्न पूछा गया था, एक ऑप्शन में थी, वरना कोई प्रश्न नहीं पूछा गया भी आज तक। तो भी ये कहां से आई है, कहां से गई है, कौन से इसके किनारे पे शहर है या नहीं है,
जो बैतराणी नदी है उड़ीसा से निकलती है, सिंपल रहेगा, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है भाई बैतराणी। बैतराणी नदी उड़ीसा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बस यही बात रहेगी भी इसके बारे में, और कोई ज्यादा एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है, इतना ही है बैतराणी नदी। नेक्स्ट में नदी कौन सी थी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, इनसे भी प्रश्न दो ही पूछे गए हैं। ये दो जलधाराओं से चलती है। कौन सी दो जलधाराएं होंगी? कोयल और शंख, और उसके बाद में ये जलधारा कहां पर चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। कोयल और शंख दो जलधाराओं से निकलेगी भी ये। प्रश्न ये पूछा गया था भी, जो ब्राह्मणी नदी है कौन सी दो जलधाराओं से निकलती है? कोयल और शंख नदियों के जलधाराओं से निकलती है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी, और आगे ये कहां पर चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी। और कुछ ज्यादा नोट लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। एक तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पहली विशेषता, और फिर उसके बाद में सेकंड विशेषता ये है कि दो जलधाराओं से चलती है, कोयल और शंख। जब दोनों ये जलधाराएं मिलेंगी कहीं ना कहीं, तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्राह्मणी नदी। आसान सी है। चार नदियां, म्यूराक्षी, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतराणी और ब्राह्मणी, पांच नदियां भी हमने बहुत अच्छे से देखी है अभी। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो कौन सी नदी आएगी? एक नदी आएगी महानदी। और महानदी का उद्गम कहां से होगा भाई? महानदी का उद्गम कहां से होगा? ये आती है अभी महानदी। ये सिहावा की पहाड़ी है, मैप से समझेंगे इसको। और ये कहीं ना कहीं चलेगी आगे, चलते हुए उड़ीसा से बहते हुए कहां पर चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में, सिहावा की पहाड़ी। और इसकी सहायक नदियां तेल, जोक और तेल, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। मैप को भाई थोड़ा सा समझना है ज्यादा, या इसको बनाना चाहोगे भी अलग से? क्या इच्छा है आपकी? बनाओगे? कोई ना, बना लो आप लोग। महानदी, उद्गम कहां से होगा? सिहावा की पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़। और फिर आगे चलेगी, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। और उड़ीसा का एक शहर आता है कटक। कटक शहर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। अगर मैच देखते हो तो भी, क्रिकेट मैच, वहां पर कटक में क्रिकेट के मैच होते हैं स्टेडियम में। उड़ीसा का कटक शहर इसी नदी के किनारे पे है। किनारे शहर कटक, और ये कहां पे आएगा? उड़ीसा में।
इसकी सहायक नदियां कौन सी है सहायक नदियां? जोक, तेल, एक हसदो भी आती है, भी हसदो। सहायक नदियां जोक, तेल और एक हसदो आएगी भी। हसदो तीनों नदियां थी, एग्जाम में पूछी गई। जोक, तेल, हसदो कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये महानदी की सहायक नदियां हैं, हसदो। इसको भी नोट कर लेना, हसदो नदी, हसदो नदी। और महानदी पर कोई बांध बना हुआ है क्या भाई? महानदी पर, महानदी पर सुना होगा आपने, कोई ना कोई बांध बना होगा, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध की क्या विशेषता रहती है? हीराकुंड बांध क्या विशेषता रहती है इस हीराकुंड बांध की? ये विश्व का सबसे लंबा बांध है भाई, विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये कहां पर रहेगा? उड़ीसा में है। उसके बाद एक बांध और आता है, टिक्करपारा बांध। फर्स्ट ये है, सेकंड पे आएगा टिक्करपारा बांध। दोनों के दोनों बांध अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन सी नदी पे है और क्या इनकी विशेषता रहती है भाई। ये महानदी, आसानी है महानदी या थोड़ी सी मुश्किल है? अगर आप इसी सीक्वेंस में चलोगे चीजों को समझते हुए तो भाई आसान है। अगर कहीं ना कहीं 2-4 दिन या 10 दिन बाद में देखोगे तो भाई पता ही नहीं लगेगा ये क्या थे क्या नहीं थे, कब क्या पढ़ा था। बहुत अच्छे सारी की सारी चीजें सीक्वेंस में, पहले हिमालय की नदियां आई हैं, पूरे भारत को कवर करते हुए चली हैं। फिर नेक्स्ट में अरब सागर की नदियां थी, अब बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। आज ये इतनी छोटी मोटी नदियां 5-7 और बची हैं भाई। सभी की सभी नदियों का जिक्र कंप्लीट कर देंगे। आप क्या इतना अपने क्लास में पानी का जिक्र होता है और फिर ये बारिश होती है। बारिश में भी क्या तुम्हें भी बहाना चाहिए कि आज तो बारिश होगी, कल नहीं जाए, आज नहीं जाना पड़ेगा। जो 10th क्लास से पहले होता था उसके बाद का अभी भी है क्या? अभी आज तो चलो बारिश हो जाए, भी नहीं जाएंगे तो भी ठीक रहेंगे। तो फिर कल आई क्यों नहीं भाई? आधे से ज्यादा एब्सेंट क्यों थे फिर कल? चलो भाई ये नोट कर लिया, तीनों की तीनों सहायक नदियां भाई याद रख लेना, जोक, तेल और हसदो। फिर हमारे पास नदी आएगी गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होगा भाई? त्रियंबक पहाड़ी से होगा। और त्रियंबक पहाड़ी से ये आगे चलती जाएगी और इसकी कुछ सहायक नदियां अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलती जाएंगी भी। ये मैप आपको ड्रा करना पड़ेगा भाई। जल्दी से मैप बनाओ भाई गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे पहले ये 3 पहाड़ियां बनाइए आप। इसका क्या है, कौन सी पहाड़ियां है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, और ये महाराष्ट्र में है, नासिक के पास से ये निकलेगी और इस प्रकार से इसको आगे चलाते हुए चलिए भाई, और ये बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। इसकी सहायक नदी आती है पहले पूर्णा। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं।
नेक्स्ट में आती है प्राणहिता, और प्राणहिता की ये 3 सहायक नदियां हैं, वैनगंगा, वर्धा, और ये भी एक वैनगंगा ही है भाई। फिर इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ से आती है भाई, इंद्रावती। संवरी, नासिक जगह से निकलती हैं ये। कौन सी? ये छत्तीसगढ़ में है ये। हाँ ये 2 हैं भाई। ये 2 वैनगंगा और एक पेनगंगा है भाई, पेनगंगा। ये इन्होंने नोट अच्छे से नहीं किया था, पेनगंगा ये। पेनगंगा, बना लिया विश्वी ने। गोदावरी नदी उद्गम कहां से होगा? जो आपको दिखाई दे रहा है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, और ये जगह कहां पे है? महाराष्ट्र और नासिक में हुई उद्गम। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र। नासिक में है। इसके बाद ये आगे कौन से राज्य में जाएगी भाई? महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये फ्लो आपको दिखाना है, कोई नहीं पूछेगा इससे कौन से रूट से कहां तक जा रही है। फिर इसके किनारे पर शहर आता है नासिक, किनारे शहर नासिक। और यहां पर क्या होता है अभी? कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ का मेला नासिक में। सहायक नदियां एज इट इज पूछी जाती हैं भी। सहायक नदियां, उत्तर दिशा की ओर की सहायक नदियां पहले आएगी पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सौरी। एग्जाम में पूछी गई है अभी। उत्तर दिशा की ओर से सहायक नदियां सबसे पहले आएगी पूर्णा, पूर्णा के बाद में प्राणहिता, प्राणहिता के बाद में आएगी इंद्रावती, और फिर आती है सौरी। 4 सहायक नदियां हैं, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सौरी। और इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है अभी। कौन सा जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में? भारत का चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इसे क्या कहा जाता है? भारत का न्यागरा के नाम से भी जाना जाता है। जो न्यागरा का जलप्रपात है ये कहां पर है अभी? न्यागरा का जलप्रपात
ये दक्षिण अमेरिका में कैरो नदी पर स्थित है और उसी से मिलती जुलती समानताएं और भारत में जो चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर, दोनों की सेम है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का न्यागरा कहा जाता है। इस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। अभी इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात और इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है। इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है। फिर आएगी एक नदी और आती है दक्षिण की ओर से सहायक नदी, मंजीरा नदी, और मंजीरा नदी पर एक बांध बना हुआ है, निजाम सागर बांध। दक्षिण दिशा की ओर से सहायक नदी, मंजीरा, और मंजीरा नदी पर एक बांध बना हुआ है, निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध तेलंगाना। उसके बाद इसकी और एक्स्ट्रा विशेषताओं की बात करें तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, और गंगा के बाद में सेकंड नंबर पे सबसे लंबी नदी कौन सी आएगी, गोदावरी आएगी। तो सबसे लंबी नदी सेकंड नंबर पे सबसे लंबी नदी आने के कारण इसे क्या कहा जाता है, अभी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, या अन्य नाम वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा की बजाय आप बूढ़ी गंगा करोगे तो भाई अच्छा रहेगा, बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा क्यों कहा जाता है इसे, बूढ़ी गंगा, क्या खास बात हो सकती है, बूढ़ी होगी? दक्षिण की गंगा तो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये गंगा के बाद सेकंड नंबर पे लंबी नदी है। लेकिन बूढ़ी गंगा क्यों कहा गया है इसे, बूढ़ी गंगा क्यों कहा गया है? जब भारतीय प्लेट अफ्रीका प्लेट से आगे और चलती आ रही थी ना, तब इसका निर्माण हो चुका था अभी उस समय। लेकिन हिमालय की नदियां जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट उनसे टकराती हैं आपस में, तब उसके बाद इनका निर्माण हुआ है कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का। लेकिन जब ये भारतीय प्लेट उत्तर की ओर आ रही थी तब भाई ये नदियां क्या थी, उस पर बनी हुई थी, तब इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ये गोदावरी नदी से संबंधित जानकारी हुई। समझ में आई सभी को? कोई ज्यादा तो नहीं है,
लिमिट में ये सब कुछ में। गोदावरी नदी उद्गम कहाँ से होगा? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से होगा। किनारे शहर नासिक, जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर दिशा की ओर से आने वाली सहायक नदी पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और संवरी। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, इसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। मंजीरा नदी है, इस पे निजाम सागर बांध बना हुआ है, कहां पर है? तेलंगाना में है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ये इनके अन्य नाम आते हैं भाई। आगे चले, आगे चलेंगे तो कौन सी नदी आएगी? कौन सी नदी आएगी? ये कृष्णा। और कृष्णा का उद्गम कहां से होगा? महाबलेश्वर की पहाड़ी से होगा। और ये आगे चलती जाएगी कहीं ना कहीं और इसी फलों में चलेगी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है भाई। ये महाबलेश्वरम की पहाड़ी कौन सी सह्याद्री में स्थित थी? महाबलेश्वरम की पहाड़ी कौन सी सह्याद्री में स्थित थी? उत्तरी में थी, मध्य में थी या दक्षिण में थी? कौन सी सह्याद्री में थी? हाँ जी बताइए। बनाओ भाई जल्दी जल्दी। कौन सी नदी है ये? कृष्णा नदी। उद्गम महाबलेश्वरम की पहाड़ी से। ये महाराष्ट्र से चलेगी, आगे चलती जाएगी, 2-4 राज्यों से गुजरेगी और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये कहां पर चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां आती हैं, भीमा नदी, फिर मूसी नदी। मूसी नदी से संबंधित क्या आता है भाई? मूसी नदी से संबंधित आपने कोई ना कोई शहर का नाम सुना होगा। कोयना नदी, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ये सभी की सभी नदियां सहायक नदियों के रूप में पूछी जाती है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी ये दक्षिण की ओर से आती है। और इसी में एक नदी और आएगी भाई, कोयना नदी। कोयना नदी कहां पे है? ये इधर से आती है भी कोयना नदी है। तो कोयना नदी क्या हो गया? इसको आप रफ करना भाई, ये इन्होंने गलत दिया हुआ है। कोई बात नहीं, ड्रा कर लिया तो आपने, थोड़ा बहुत तो रफ तो कर सकते हो। नहीं कर सकते, फ्लूइड का यूज कर लेना अलाउड है जी। तो इसको करना क्या है? इसको तो नदी को तो मिटाना ही है। और ये कोयना नदी अभी सहायक नदियां भीमा, मूसी नदी, घाट प्रवाह और माल प्रवाह, ये इसकी सहायक नदियां हैं। हेडिंग डालो भाई और इसका उद्गम करो, कहां से होगा इसका उद्गम? कृष्णा नदी उद्गम महाबलेश्वरम की पहाड़ी। ये कहां पर है महाबलेश्वरम की पहाड़ी? महाराष्ट्र में है अभी। महाराष्ट्र, वहीं से चलेगी और उसके बाद में ये
बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी भी। इसकी सहायक नदियां कौन सी आएगी? उत्तर की ओर से सहायक नदियां, उत्तर की ओर की सहायक नदियां। सबसे पहले आती है अभी भीमा नदी। बहुत बार पूछा गया है भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। फिर आएगी मूसी नदी। मूसी के बाद में आती है घाट प्रभा, और घाट प्रभा के बाद में आएगी माल प्रभा। ये नदी का नाम है, और कोई मूसी मत समझना, मूसी नदी। और मूसी नदी के किनारे तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे आता है? मूसी नदी के किनारे पर भाई, किनारे शहर हैदराबाद। हैदराबाद। आगे चलेंगे, दक्षिण की ओर की सहायक नदियां। दक्षिण की सहायक नदियां सबसे पहले आएगी कोयना, और फिर आती है तुंगभद्रा। कोयना से संबंधित हमें जानकारी मिलती है कि कोयना को क्या कहा जाता है? कि महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है अभी से। महाराष्ट्र की जीवन रेखा। और इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है भाई, कोयना बांध। कोयना बांध ये भी बहुत बार पूछा गया, कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। कोयना बांध महाराष्ट्र। ये दो बातें हैं अभी। कोयना किसकी सहायक नदी है? कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और कोयना को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र की जीवन रेखा। और कोयना बांध बना हुआ है महाराष्ट्र पे। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी का संबंध भी इतिहास से रहता है। विजयनगर राज्य की राजधानी भी इसके किनारे पर हुआ करती थी। और विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है भाई? अब हम्पी के नाम से जानते हैं। और हम्पी कहां पे है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी इसके किनारे पर हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी इसके किनारे पर हुआ करती थी। और विजयनगर का वर्तमान नाम भी बहुत बार पूछा गया, हम्पी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है भाई। कंप्लीट करते हैं, आज कंप्लीट कर दें।
काफी है आज के लिए। चलो